अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। और कल जो है वो आपका एक स्पेशल लेक्चर मैंने ग्रामर पे लिया था। होपफुली आप सब ने देखा होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। ये इसी तरह के ग्रामर के ऊपर जो है वो साथ साथ आपके कुछ स्पेशल लेक्चर्स भी होंगे, जिसमें हम सिर्फ ग्रामर के ऊपर जो है वो टॉपिक्स उनको डिस्कस करेंगे। ये जो कल हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर काम किया था, ये मेरा बेटा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पेपर में जो है इससे रिलेटेड चीज़ें आती भी हैं, तो लिहाजा जब भी कभी कोई स्पेशल लेक्चर हो उसको गौर से सुना करें और साथ में मेरा बेटा नोट भी कर लिया करें। तो अभी जो बच्चे हमारे साथ लाइव हैं जिन्होंने कल का लेक्चर लिया है, तो अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो ज़बरदस्त है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ भी सकते हैं। अच्छा जी, चलें आज शुरू करते हैं। हमने अपना जो सेकंड चैप्टर था वो हमने अपना कंप्लीट कर लिया था, और उसके अंदर जो है वो हम अपने कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स, और हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए थे। ग्लॉसरी और वोकेबलरी से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो भी हमने कर ली थी। जी मेरा बेटा पूछो जी, क्या क्वेश्चन है आपका कल वाले टॉपिक में? पूछें जी अब्दुल्ला। जी अब्दुल्ला मेरा बेटा, आप पूछ सकते हैं सवाल। ओके। जी मेरा बेटा, हमारी तरफ से ऑडियो का कोई इशू नहीं है। अगर आपको आवाज़ कम आ रही है, जी हाँ, तमसील ये रिकॉर्डेड लेक्चर था बिल्कुल। क्योंकि वो स्पेशल लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करवाए जाते हैं। आवाज़ सही नहीं आ रही मेरा बेटा, हमारी तरफ से मैंने चेक कर लिया है, साउंड का कोई इशू नहीं है। आप काइंडली ज़रूर अपनी तरफ देखें कि आपकी तरफ क्या कोई साउंड का इशू आ रहा है। चलो मैं एक दफ़ा फिर जो है वो इधर चेक करवा लेता हूँ, लेकिन मुझे जो है वो साउंड की कोई प्रॉब्लम शो नहीं हो रही। देखिए कि साउंड का इशू आ रहा है क्या? जी मेरा बेटा, साउंड का कोई इशू है जी? बेटा हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। काइंडली आप ज़रूर अपने एंड पे देखें कि आपने कहीं वॉल्यूम जो है वो कम तो नहीं किया हुआ। इधर मेरा बेटा साउंड का कोई इशू नहीं है। जी सर, आपने कहा था कि अगर टू सब्जेक्ट एक ही काम कर रहे हों तो वर्क नहीं 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 मेरा बेटा, अ, गलत गलत आपने समझा अब्दुल्ला। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा था कि अगर दो सब्जेक्ट हम एंड के साथ मिलाएं, लेकिन वो दोनों सब्जेक्ट बेसिकली एक ही आगे आदमी की तरफ इशारा कर रहे हों, तो फिर चाहे वो हमने दो वर्ड एंड के साथ मिलाए हैं, लेकिन वो दोनों लफ्ज एक ही आदमी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखें, मैं कहूं माय फ्रेंड एंड नेबर अहमद। अब देखें ये क्या सेंटेंस है कि माय फ्रेंड एंड नेबर। अब हमने दो यहां पर चीजें लिखी, दो नाउन लिखे, और उनको हमने किसके साथ जोड़ा? एंड के साथ। लेकिन ये दोनों ही नाउन जो है वो कौन है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? एक आदमी जिसका नाम है अहमद। तो चाहे अब अहमद के बारे में हमने दो चीजें लिखी हैं, लेकिन चूंकि वो एक ही पर्सन है तो इसके साथ फिर आगे हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर आना चाहिए, क्योंकि पर्सन हमारा एक है। माय फ्रेंड एंड नेबर अहमद इज अ गुड बॉय। मेरा दोस्त और हमसाया जो कि अहमद है, अच्छा लड़का है। अब मैं अगर देखें ना, मैं कहूं माय फ्रेंड एंड नेबर अहमद और एक गुड बॉय, तो ये तो गलत हो गया ना। मेरा हमसाया और दोस्त अहमद, तो ये तो सिंगुलर है, तो यहां पर प्लूरल तो नहीं आ सकता। समझ आ गई आपको? हसन बेटा, कंक्रीट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको आप छू सकते हैं। देखें, जैसे ये मेरे हाथ में पेन है। अब पेन को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। आपके सामने आपको एक बोर्ड नजर आ रहा है, व्हाइट बोर्ड, इसको छुआ जा सकता है, इसको देखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह देखें, मैं कहूं कंप्यूटर, आपके सामने आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये कंक्रीट नाउन है। अब देखें एक इसी तरह इंटरनेट, आप इंटरनेट को पकड़ सकते हैं, इंटरनेट को देख सकते हैं कि वो जा रहा है जी, इंटरनेट पकड़ लो इसको जल्दी से। नहीं देख सकते ना, तो लिहाजा इंटरनेट हमारा कंक्रीट नाउन नहीं है। ये सारे नाउन हमारे कंक्रीट हैं। तो इसी तरह कैमरा, ये सारे चलें। समझ आ गया? ओके।
अब शुरू करें जी बच्चों। ओके, ग्रामर के पोर्शन में आज हमारे पास जो चीज सामने आ रही है वो है कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? बेसिकली अ नेम दैट डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस और थिंग्स। ऐसा नाम जो लोगों या चीजों के इज्तिमा को, इकट्ठे होने को बयान करता है। वो तमाम चीजों को इकट्ठे बयान करता है, ठीक है। तो ऐसे नाउन को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। मैं आपके सामने इसकी जो है वो डेफिनेशन आपको लिख देता हूं। कलेक्टिव नाउन, a singular noun like committee, team, etc. that refers to a group of people, animals, or things is called collective noun। आसान हो गया? यस, बिल्कुल। ऐसा सिंगुलर नाउन जैसे कि कमेटी, जैसे कि टीम, वो अल्फाज विच रेफर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, उनको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने ऊपर लिखा कमेटी, तो कमेटी के अंदर एक आदमी तो नहीं होता, कमेटी के अंदर कितने लोग होते हैं? तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है। इसी तरह टीम, टीम के अंदर एक ही खिलाड़ी तो नहीं होता, कितने ज्यादा होते हैं? तो ये क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। इसी तरह एनिमल्स, जैसे हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का जत्था। अब ये देखें, ये बेसिकली इसके अंदर एक ही जानवर तो नहीं है। जैसे कभी रोड पे जा रहे हो तो अचानक इतनी ज्यादा भेड़ बकरियां आ जाएं, गाय भैंसे आ जाएं, तो उन तमाम गाय भैंसों के लिए हम ये नहीं कहेंगे कैटल। उस पूरे रेवड़ के लिए उसे हम क्या कहते हैं? हर्ड ऑफ कैटल। तो ये वो जो उस रेवड़ के अंदर जितने भी गाय भैंसे हैं, मवेशी हैं, उन सब के लिए जो हम वर्ड जो है वो यूज करते हैं। इसी तरह देखें पैक ऑफ वोल्व, वोल्व्स का एक इकट्ठा होना, उनका रेवड़, उनका जत्थड़, तो वो एक एक तो नहीं है, उसके अंदर कितने ज्यादा, उन तमाम को इकट्ठे को बयान करने के लिए जब हम कोई वर्ड यूज करते हैं जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, वो उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। जी सारा बेटा पूछें, क्या क्वेश्चन है आपका? जी क्या समझ नहीं आ रही? बिल्कुल, फ्लॉक ऑफ बर्ड, शाबाश। मेरे बेटे, जब आप कार के ऊपर कोट लगाते हो, यहाँ से ऊपर तक पहुंचाने में कार के ऊपर कोट लगाते हो, तो वो क्या कवर करता है? जी सारा बेटा पूछे कि आपका कोई क्वेश्चन है? बेटा देखिए, आर्मी ऑफ सोल्जर्स का मतलब है फौजियों के एक, जैसे फौजियों से भरपूर जो एक फौज है, उनका एक ग्रुप है। रेजिमेंट जो है उस आर्मी के अंदर एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये आप किस सेंस में आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे आर्मी ऑफ सोल्जर्स के, इस यहाँ पर आर्मी का मतलब फौज है, जो सिंपल सेंस में कि बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाना, ठीक है। जैसे मेरे पास दोस्तों की फौज है, तो वो असल में दोस्त हमारे फौजी नहीं है, वो फौज का मतलब भी होता है ग्रुप, बहुत ज्यादा तादाद में, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, उसे हम कहते हैं फौज, ठीक है। तो रेजिमेंट जो है वो बेसिकली फौजियों के लिए इस्तेमाल होता है, जो फौजियों का एक ग्रुप है, एक खास उनका जो है वो आप कहें कि आइडेंटिटी के लिए जो भी बनाई जाती है। तो ये दोनों यूज किए जाते हैं और दोनों डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, इसी तरह जो है हमारे पास देखें ग्रुप ऑफ थिंग्स होती हैं, जैसे कि फ्लीट ऑफ शिप्स,
जहाजों का फ्लीट, तो इतने ज्यादा जहाज हैं, उन सब के लिए जो इकट्ठा वर्ड यूज करते हैं वो क्या कहते हैं? फ्लीट ऑफ शिप। इसी तरह देखें मैच बॉक्स, मैच बॉक्स जो है माचिस, उसके अंदर जो स्टिक्स हैं वो एक से ज्यादा होती हैं, लेकिन उन तमाम के लिए जो हम यूज करते हैं वो मैच बॉक्स। तो ये जो सारी चीजें हैं बिल्कुल ट्रूप ऑफ मंकी, इनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, चले आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास देखें यहाँ पर और भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन लिखे हैं, मैं वो आपको लिख देता हूँ, आगे आप प्रैक्टिस, मेरा बेटा इसको एक्सरसाइज में करनी। जैसे फैमिली, अब फैमिली जो है ये ग्रुप ऑफ पीपल है, खानदान के अंदर एक से ज्यादा लोग होते हैं, उन तमाम को हम मिलाकर क्या कहते हैं कि जी बिल्कुल बंच ऑफ क्राउड, ये हमारा जो है वो कलेक्टिव नाउन। इसी तरह देखें ऑडियंस, ऑडियंस सामीन, अब वो देखने वाले तो कितने ज्यादा हैं, उन सब के लिए ऑडियंस का वर्ड यूज होता है। इसी तरह स्पेक्टेटर्स, नाजरीन, ऑडियंस सुनने वाले, स्पेक्टेटर देखने वाले, तो देखने वाले भी कितने ज्यादा हैं, उन सब के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं स्पेक्टेटर। इसी तरह देखिए हमारे पास वर्ड है क्लास, क्लास के अंदर कितने ज्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन उन सब के लिए एक ही वर्ड यूज होता है जैसे कि क्लास। इसी तरह देखें क्राउड, हजूम, अब हजूम में कितने ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन उन सब के लिए हम एक ही वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह देखें हमारे पास वर्ड है गैंग, गैंग में कितने ज्यादा लोग होते हैं, हम सब के लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह देखें क्रू, जो एक पूरा अमला होता है किसी भी जहाज का या किसी भी चीज का, क्रू, तो उसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन इन सब के लिए एक ही वर्ड यूज किया जाता है। तो ये सारे हमारे जो हैं वो बेसिकली क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है जी, कलेक्टिव नाउन क्या होता है अब आपको पता चल गया। ओके जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ग्रामर के पोर्शन में एक चीज है यूज ऑफ मस्ट एंड मस्ट नॉट। यूज ऑफ मस्ट और फिर मस्ट नॉट, ये क्या बताते हैं कि देखें मस्ट हम किस वक्त यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जब हमने कोई अहम जिम्मेदारी का जिक्र करना है अपने सेंटेंस के अंदर, जब हमने बताना है कि ये काम जरूर करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो उसमें जो है वो आप फिर मस्ट का वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। मस्ट नॉट स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन, जब आप शिद्दत से किसी चीज से रोकें कि ये काम जो है वो तुमने बिल्कुल भी नहीं करना, तो उस वक्त हम जो है वो प्रोहिबिशन का जिक्र जो है वो जब हम करते हैं तो हम मस्ट नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एग्जांपल है, ऑल क्लीनिंग must be done before New Year's Day, नए साल के दिन से पहले हर तरह की सफाई सुथराई मुकम्मल हो जानी चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ये हर सूरत में होना चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो इसमें हम फिर जो है वो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्रोहिबिशन हो, जैसे यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको किसी भी सूरत अपना वक्त जो है वो जाया नहीं करना चाहिए, तो ये अब प्रोहिबिशन है, आपको इस बात से रोका जा रहा है। ठीक है, मस्ट कब यूज होना है और मस्ट नॉट कब यूज होना है ये आपके सामने आ गया। अपलॉड का मतलब होता है तारीफ करना, तालियां बजाना। ठीक है, चलें, अरूसा कह रही है सब समझ आ गया, जबरदस्त, थैंक यू सो मच अरूसा बेटा। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये आपको मस्ट और मस्ट नॉट का भी पता चल गया। जब भी कोई काम आपको जरूर करना पड़े, जैसे देखिए मैं कहूं, एक है, देखिए ये गौर से सुने, यू शुड लिसन टू मी। शुड का मतलब होता है कि जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, आपको मेरी बात जरूर सुननी चाहिए। अब आप मेरी बात सुने
या ना सुने आपकी मर्जी है। लेकिन जब ये मैं कहूं यू मस्ट लिसन टू मी, इसका मतलब है कि आपको मेरी बात हर सूरत सुननी चाहिए। तो इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर। जब कोई ऑर्डर की सेंस में बात की जाए तो उसमें हम मस्ट का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। अब शुड का मतलब है कि यू शुड लिसन टू मी, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। तो अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपकी मर्जी है, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब मैं कहता हूं यू मस्ट लिसन टू मी, इसका मतलब ये ऑर्डर है कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपको फेस करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको ब्लॉक कर दें, हो सकता है आपको पनिशमेंट मिल जाए। तो मस्ट जब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जरूर अहम जिम्मेदारी पड़ जाए कि ये काम करना ही है, इसके बगैर फिर आपको नुकसान होगा, सजा होगी, फिर मस्ट। और अगर आप इसी तरह देखें, मैं कहूं यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है आप करें या ना करें आपकी मर्जी। लेकिन जब मैं कहता हूं यू मस्ट नॉट, इसका मतलब है कि आपको हर सूरत इस बात पर अमल करना पड़ेगा। मैं आपको रोक रहा हूं, इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर। तो हो सकता है कि मैं आपको ये खबरदार कर रहा हूं कि इसका फिर आपको नुकसान होगा, तो आप मेरी बात जरूर माने। तो ये मस्ट और मस्ट नॉट कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये हमारे पास इधर लिखा हुआ है। यस, अरूसा बिल्कुल। शुड जो है ये एडवाइस और रिक्वेस्ट की सेंस में आता है। ठीक है, जैसे यू शुड गो, इसका मतलब है कि आपको चले जाना चाहिए, आपकी मर्जी है, ना जाए ना जाए, लेकिन मैं कह ही सकता हूं आपको। लेकिन जब मैं कहूं यू मस्ट गो, अब इसका मतलब है इट इज एन ऑर्डर, आपको हर सूरत जाना पड़ेगा। चलो जी, अच्छा जी, डिसेबल करवा देते हैं बेटा। देखिए, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जिस स्टूडेंट को चैट से इश्यू होता है तो वो क्यों नहीं अपनी चैट हाइड करता। आपके सामने ऑप्शन है हाइड चैट की, आप अपनी चैट हाइड कर लें, आपको कोई कमेंट्स जो है वो सामने ही नहीं आएंगे। अब आप कहते हैं कि सर आप अपनी ये जो चैट है इसको ब्लॉक कर दें एक दफा। अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ, समटाइम्स वाकई ही जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, तो वो उनको क्वेश्चन करने चाहिए ताकि वो उनका फौरी तौर पे आंसर दिया जाए। लाइव क्लास का मकसद तो यही है। तो जिस भी बच्चे को इशू आए चैट में, वो फौरी तौर पे अपना जो है वो अपनी चैट जो है वो उसको डिसेबल कर लिया करें। ठीक है, स्टूडेंट्स को नहीं मैं रोक सकता, आप मेरा बेटा अपनी चैट हाइड कर लो, आपको कोई भी कमेंट नजर नहीं आएगा। जब आपका दिल चाहेगा आप अपनी चैट शो कर लो। ठीक है, तो इसमें क्या ऐसा इतना इशू है। अगर आपको मेरा बेटा कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फौरी तौर पे अपनी चैट हाइड कर लिया करो, आपको कुछ भी कोई कमेंट नहीं आपको शो होंगे। लेकिन कुछ बच्चों के, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो देखिए कुछ वैलिड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, शुरू में पूछा, बीच में पूछा, उन्होंने क्वेश्चन किया, उससे मजीद मैंने आपको कोई चीज समझा दी। तो इसलिए मेरा बेटा सब बच्चों को एकदम से खामोश कर देना और मैं पढ़ाता रहूं। देखें, जैसे अभी मैंने मस्ट या शुड पढ़ाया है, हो सकता है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो और वो मुझसे पूछ ही नहीं सकता। अब लेक्चर के एंड पे उसे याद ना रहे और कितने लोगों के क्वेश्चन हो, उसके क्वेश्चन का आंसर ना हो सके। इसलिए मेरा बेटा ये आप खुद अपने एंड पे सोचा करें। आप अब बड़े बच्चे हैं, कोई छोटे बच्चे तो नहीं है। ज्यादा जब आप क्लास में आए तो फोकस किया करें अपनी पढ़ाई के ऊपर। ये देखो, पढ़ने का टाइम है आपका, मेहनत करने का टाइम है, बड़ा सख्त कंपटीशन। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे दिन रात तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छे इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन नहीं होगा। आपके माँ बाप कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं आपके लिए। देखें, अभी वो चाहे तो कहे ठीक है जी घर बैठो बस खुद ही पढ़ो, कोई जरूरत नहीं, जब अकेडमी खुलेंगे फिर देखेंगे। ऐसा नहीं ना कर रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये आपके पास अच्छी ऑप्शन, बेहतरीन ऑप्शन आ गई कि आप घर सेफ होकर पढ़ सकते हैं, बेहतरीन एजुकेशन हासिल कर सकते, उसके लिए पे कर रहे हैं। आप लोगों के लिए पे कर रहे हैं। देखिए, पैसा कमाना आसान नहीं है। हम देखें कहाँ से चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, किस लिए, अपनी फैमिलीज के लिए कर रहे हैं। आपके माँ बाप भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो मेरा बेटा काइंडली इन चीजों को जहन में रखा करो। अब आप छोटे बच्चे नहीं है, मैं आपको डांट नहीं सकता, मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आपने अपनी इवेल्युएशन खुद ही करनी है कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। क्या आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, नाकाम बनना चाहते हैं। तो जो भी बनना चाहते हैं आपको दोनों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको नाकाम होने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। रोजाना लैपटॉप ऑन किया, 2 3 4 घंटे क्लास के अंदर बैठे, कुछ नहीं पढ़ा, बातें की, ये आसान ये भी नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है।
और फिर प्रिटेंड करना, हाँ जी अबू जी आज तो कमाल कर दी, आज तो पढ़ लिया हमने, आज तो टेस्ट दे लिया, ये आसान नहीं है। तो इसलिए आप खुद से मेरा बेटा जब भी लेक्चर हो 2-3 घंटे फोकस होकर पढ़ा करो। चले आगे चलते हैं। बिल्कुल बच्चे, इन आप सब लोगों को समझनी चाहिए। देखें ये क्लास फेलोज, आप सब क्लास फेलोज हैं, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल किया करें। जो बात आप अपने माँ बाप, अपने बहन भाई के सामने नहीं कर सकते, वो बात आप जो है वो यहाँ अपने क्लास फेलोज के सामने भी वो वर्ड्स ना यूज किया करें। देखें इससे पता चलता है कि किस तरह की आप ब्रिंगिंग है आपकी। अगर आप कोई गलत बात करते हैं, फजूल बात करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बड़े माचो मैन है कि देखो जी आपका इमेज बड़ा अच्छा बन रहा है, आपको हर कोई दिल में बुरा कहेगा। इसलिए अच्छी हमेशा डिसेंट तरीके से बात करो, अच्छे तरीके से बात करो, और विदाउट एनी रीजन किसी को जो है वो तंग करने की जरूरत नहीं है। चलें जी आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास दो टेंसेस आ जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस। हमारी ग्रामर में ये दो चीजें हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, और ये मैं पहले भी आप लोगों को बहुत डिटेल के अंदर करवा चुका हूं। लेकिन इंशाल्लाह चलें, जब हम ग्रामर का पोर्शन पास करेंगे तो आपको फिर ये चीजें करवाऊंगा। लेकिन अभी समझने के लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है, इसके अंदर हम हमेशा वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? ये होते हैं ही, शी या इट का मतलब है कोई भी एक चीज। तो इसमें हम क्या करते हैं कि वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट को नेगेटिव बनाना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम डज नॉट का या फिर डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये डज किसके साथ आता है? ये आता है ही, शी और इट के साथ। आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ जो है वो डू आता है। इसी तरह जब आपने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो फिर आप क्या करते हैं कि ये आपका जो डू नॉट या डज नॉट है, या सॉरी डू या डज है, ये जुमले में सबसे पहले आ जाता है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, और उसके बाद हमारा जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। बहुत ही आसान है। और उर्दू के अंदर इसकी क्या पहचान है? ऐसे वर्ड जिसके ता है, ही है, ते हैं, ता हूं, अगर उर्दू के ऐसे वर्ड्स आ जाएं, ऐसे सेंटेंसेस आ जाएं जिनके एंड पे इस तरह के वर्ड्स हैं, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। टेस्ट है जी? ओके जी, चलें ठीक है, अभी देखते हैं जी। जैसे देखें, मैं फुटबॉल खेलता हूं, ताहू आ गया। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद हमारा वर्ब आएगा प्ले फुटबॉल। इसी तरह से मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। याद रखिए, जब डू या डज आ जाता है तो फिर वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे कि वो फुटबॉल नहीं खेलता है, ही के साथ डज आएगा, आगे नॉट, तो फिर नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं? डू आई प्ले फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं? डू आई नॉट प्ले फुटबॉल। और अगर कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से आ जाए जो WH वर्ड है, मैं फुटबॉल कैसा खेलता हूं? हाउ डू आई प्ले फुटबॉल। उसमें होता है कि क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हमारा ये जो हेल्पिंग वर्ब है, आगे वर्ब, और फिर आगे हमारा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे ऑब्जेक्ट होगी। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है जी। अब्दुल्ला, नियर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, गोइंग टू की सेंस में ये आता है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन आसान तरीके में मैंने आपको समझा दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसकी मेरा बेटा पिक्चर आप ले सकते हैं।
कल इंशाल्लाह जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे और फिर आगे ये इसके अंदर हमारे पास जो अफिक्सेस की एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि प्रीफिक्स और सफिक्सेस क्या होते हैं, ये और प्रॉपर नाउन, और उसके बाद एडजेक्टिव, और फिर इंशाल्लाह जो है वो हम आगे चलेंगे अपना जो है वो थर्ड जो चैप्टर है ट्राई अगेन उसकी जाने। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने काम किया है वो आपको आइडिया हो गया होगा। अ, आज का लेक्चर आपको पसंद भी आया होगा क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की भी कोशिश की और होपफुली एक आधा बच्चा तो कुछ एक दो दिन तो समझता ही रहेगा। चले किसी को कुछ भी फर्क पड़ जाए, जो टीचर है उसका ये काम होता है कि वो इखलाकी लिहाज से भी बच्चों की जो है वो ग्रूमिंग करे, उनको सीधे रास्ते पर चलाए, उनको सही राइट और रॉन्ग के बारे में बताए, ये टीचर ही करता है। तो ये हमारा फर्ज है जी। अच्छा जी, क्या है जी, एक सेंटेंस में आते हैं तो वर्ब कैसे लगा, ओके तो भाई ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मेरा बेटा। इसकी आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि अगर एक हमारे पास सेंटेंस है उसके अंदर दो हमारे टेंसेस कैसे आ सकते हैं। सुबह का और क्या क्या कह रही हैं? सेंटेंस में मुझे एक कंफ्यूजन है कि जब दो सेंटेंसेस एक सेंटेंस में आते हैं, जी हाँ बिल्कुल, जब कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखते हैं तो कौन से हिस्से में प्रेजेंट आना चाहिए, आगे फ्यूचर आना चाहिए, ये मैं आपको लिखवा दूंगा बेटा। ठीक है, ये मैं करवाऊंगा, मुझे पता है। ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस हमने करने हैं, ठीक है। बस आप हमारे साथ चलते रहे, यूज ऑफ हाइफन, सॉरी हाइफन की कोई मसला नहीं है, पंक्चुएशन के ऊपर ये भी हम काम करेंगे वफा बेटा, जबरदस्त काम करेंगे, सारे लेक्चर्स आपको दूंगा। चलिए अब आपका टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। टेस्ट स्टार्ट कर दें जी, अपना टेस्ट करें, ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपसे अब कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें जी। टेस्ट मेरा बेटा सब बच्चों ने देना है, ऐसे नहीं जाना आपने जी।